आज की कक्षा से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं न्यायपालिका की। अनुच्छेद 124 से लेकर 147 और उसमें हम लोग जिन चीज़ों पर चर्चा करेंगे वो मैं लिस्ट कर दे रहा हूँ यहाँ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे न्यायपालिका की स्वतंत्रता। उच्चतम न्यायालय संविधान में उच्चतम न्यायालय का क्या स्थान है। न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा बर्खास्तगी, अधिकारिताएं, जुरिस्डिक्शंस क्या है इसकी। इसके बाद चर्चा करेंगे उच्च न्यायालय की इसकी अधिकारिताएं क्या हैं। फिर अधीनस्थ न्यायालय, और न्यायाधिकरण की, ट्रिब्यूनल्स की। इतनी बातें मुख्य रूप से हम लोग पर चर्चा करेंगे। दूसरा, न्यायिक सक्रियता और न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन हमने पढ़ रखा है अनुच्छेद 13 में, उसी को रेफर करेंगे यहाँ और मुख्य रूप से पढ़ेंगे न्यायिक सक्रियता। तो शुरुआत करेंगे हम लोग उच्चतम न्यायालय, उसके पहले न्यायपालिका की स्वतंत्रता से। इसी वर्ष प्रश्न आया भी है पेपर 2 में न्यायपालिका की स्वतंत्रता से संबंधित। जो भारत का न्यायतंत्र है वह पिरामिडल है, त्रिभुजाकार, जिसके शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय है, उसके बाद उच्च न्यायालय है और फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, अधीनस्थ न्यायालय। पिरामिडल स्ट्रक्चर है, त्रिभुजाकार है और शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय अवस्थित है। इसका मतलब है यह जो ढांचा है यह विकेंद्रीकृत तो है, लेकिन इसका एक वर्टिकल कमांड भी उच्चतम न्यायालय का लंबवत नियंत्रण सभी न्यायालयों पर स्थापित है। जिला स्तर पर जिला न्यायालय है, उसके नीचे मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी है और उसके नीचे न्यायिक दंडाधिकारी है, फिर न्यायाधिकरण है अलग से न्यायतंत्र में, और इसके अलावा कई विशेष अदालतें बनाई जाती हैं, जैसे सीबीआई की हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, परिवार न्यायालय है, ग्राम न्यायालय है। तो ऐसे बहुत सारे विशेष अदालतें बनाई जाती हैं, अलग अलग कानूनों के तहत विशेष अदालतें बनाई जाती हैं। जैसे पॉक्सो के तहत कई न्यायालय काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर भारत का न्यायतंत्र कहा जाएगा एकीकृत और विकेंद्रीकृत दोनों है। राइट। एक पैराग्राफ इसमें लिखवाता हूं मैं, लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। भारत में न्यायतंत्र का आकार त्रिभुजाकार है, जिसके शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय अवस्थित है। जिसके शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय अवस्थित है। इसके अतिरिक्त विकेंद्रीकृत न्यायतंत्र में राज्यों के स्तर पर उच्च न्यायालय,
और उसके क्षेत्राधिकार में अधीनस्थ न्यायालय कार्य करते हैं। उसके क्षेत्राधिकार में मतलब जुरिस्डिक्शन में अधीनस्थ न्यायालय कार्य करते हैं। कार्य करके भारत में प्रत्येक स्तर पर न्यायपालिका पूर्णतः स्वतंत्र है। भारत में प्रत्येक स्तर पर न्यायपालिका पूर्णतः स्वतंत्र है। राइट? क्यों आवश्यक है न्यायपालिका की स्वतंत्रता? पहला प्रश्न तो यही आ रहा है सामने। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है तो क्या समस्या होगी? कहा जाएगा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता किसी भी परिसंघीय ढांचे का अनिवार्य गुण होता है। कारण क्या है कि अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तो संघ राज्य विवाद हो या राज्य राज्य विवाद हो, उनका समाधान निष्पक्षता के साथ नहीं होगा। दूसरी तरफ कि जो भी राज्य व्यवस्था है उसमें जो शक्ति संबंध है राज्य और नागरिकों के बीच, उनमें जब भी कोई विवाद होता है तो वहां भी निष्पक्ष होकर न्यायपालिका को निर्णय देने की जरूरत होती है। तो उसकी निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता अनिवार्य होती है और यह परिसंघीय ढांचे का अनिवार्य अभिलक्षण है या परिसंघीय संविधानों का एक अनिवार्य अभिलक्षण है। इसी आधार पर भारत में भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है। तो यहां एक पैराग्राफ लिखेंगे पहले हम लोग, न्यायपालिका की स्वतंत्रता परिसंघीय राजनीतिक ढांचे का, न्यायपालिका की स्वतंत्रता परिसंघीय राजनीतिक ढांचे का एक अनिवार्य अभिलक्षण है। परिसंघीय राजनीतिक ढांचे का एक अनिवार्य अभिलक्षण है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता उसकी निष्पक्षता सुनिश्चित करती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता उसकी निष्पक्षता सुनिश्चित करती है। परिसंघीय ढांचे में संघ राज्य या राज्य राज्य विवादों के समाधान के लिए संघ राज्य तथा या राज्य राज्य विवादों के समाधान के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का होना अनिवार्य है। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का होना अनिवार्य है। इसी प्रकार राज्य व्यवस्था में राज्य नागरिक संबंधों की सुदृढ़ता के लिए, राज्य नागरिक संबंधों की सुदृढ़ता के लिए भी स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका अनिवार्य है। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका अनिवार्य है। ठीक है। अब हमने किया क्या है संविधान में कि हमने इसके लिए शक्ति पृथकीकरण के सिद्धांत को आधार बनाया है। सेपरेशन ऑफ पावर्स को, हॉरिजॉन्टल सेपरेशन ऑफ पावर हमने पढ़ रखा है। एक होता है वर्टिकल, लंबवत, संघ और राज्य के बीच कानून बनाने वाले विषयों का बंटवारा करना, और दूसरा है क्षैतिज,
जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों में एक दूसरे का हस्तक्षेप रोका जा सकता है। इसी को शक्ति पृथकीकरण करें या क्षैतिज शक्ति पृथकीकरण करें। तो शक्ति पृथकीकरण के सिद्धांत को आधार बनाकर हमने न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित की है। जैसे प्रावधान क्या क्या है कि अनुच्छेद 50 है, अनुच्छेद 121 और 122 है और अनुच्छेद 12 है। ऐसे कुछ अनुच्छेदों का उल्लेख करेंगे हम तो उससे स्पष्ट हो जाएगा। राइट, सारा कीजिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए संविधान में शक्ति पृथकीकरण के सिद्धांत को आधार बनाया गया है। संविधान में शक्ति पृथकीकरण के सिद्धांत को आधार बनाया गया है। भारत में शक्ति पृथकीकरण अपने दोनों ही रूपों में प्रचलित है। भारत में शक्ति पृथकीकरण अपने दोनों ही रूपों में प्रचलित है। लंबवत शक्ति पृथकीकरण, लंबवत शक्ति पृथकीकरण अर्थात शक्ति विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर, अर्थात शक्ति विभाजन संघ और राज्यों के बीच कानून बनाने के लिए शक्तियों का बंटवारा, विषयों का बंटवारा करता है। कानून बनाने के लिए विषयों का बंटवारा करता है। दूसरी ओर क्षैतिज पृथकीकरण अर्थात शक्ति वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, क्षैतिज पृथकीकरण अर्थात शक्ति वितरण विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों में परस्पर हस्तक्षेप को रोकता है। परस्पर हस्तक्षेप को रोकता है। पारा करके संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य के अर्थ में न्यायपालिका को शामिल नहीं किया गया है। राज्य के अर्थ में न्यायपालिका को शामिल नहीं किया गया है ताकि उसकी निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके, ताकि उसकी निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके। दूसरी ओर अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियां अलग की गई हैं। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियां प्रत्यक्ष रूप से अलग की गई हैं। इसी प्रकार अनुच्छेद 121 और 122 में क्रमशः अनुच्छेद 121 और 122 में क्रमशः यह उल्लेख है कि संसद में न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा नहीं की जाएगी और संसदीय कार्यवाहियों में न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा।
यहाँ लिखा है 121, देखिए, संसद में चर्चा पर निर्बंधन। उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा, इसके पश्चात उल्लिखित रीति से उस न्यायाधीश को हटाने की प्रार्थना करने वाले समावेदन को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने के प्रस्ताव पर ही होगी। जब तक कि उसको पद से हटाने वाला कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, तब तक उसके आचरण पर हम चर्चा नहीं कर सकते। और 122 क्या कह रहा है कि न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। तो यह भी अप्रत्यक्ष रूप से शक्तियों का पृथकीकरण है विधायिका और न्यायपालिका के बीच। यह भी एक वाक्य लिखिए। इन प्रावधानों से स्पष्ट है कि विधायिका और न्यायपालिका के बीच भी अप्रत्यक्ष रूप से शक्तियों का पृथकीकरण है। आरा कीजिए फिर। यह विदित है कि स्वतंत्र न्यायपालिका के निरंकुश हो जाने की आशंका होती है। इस निरंकुशता को रोकने के लिए समस्त न्यायिक शक्तियां संविधान में रखी गई हैं। अतः न्यायालयों द्वारा संविधानेतर कार्य नहीं किए जा सकते, संविधान से इतर, संविधान के बाहर। अतः न्यायालयों द्वारा संविधानेतर कार्य नहीं किए जा सकते। इस विषय पर उच्चतम न्यायालय ने एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ 1997 मामले में यह कहा है कि हालांकि समस्त न्यायिक शक्तियां संविधान में निहित हैं, लेकिन शक्ति पृथकीकरण के सिद्धांत के प्रचलित होने के कारण न्यायपालिका की स्वतंत्रता पूर्णतः सुरक्षित है। राइट। या हमने इसको संविधान के प्रावधान से, न्यायिक प्रावधान से सिद्ध किया है कि न्यायपालिका कैसे स्वतंत्र है भारत में और उसकी आवश्यकता क्यों है। राइट। अब हमें बात करनी है उच्चतम न्यायालय पर। एक नजर डालते हैं इस पर, अनुच्छेद पर। लिखा है, भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और जब तक संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती है तब तक 7 से अधिक अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। भारत का एक उच्चतम न्यायालय। अब भारत अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ है, तो राज्यों का भी उच्चतम न्यायालय एक ही होगा और संघ का भी उच्चतम न्यायालय एक ही होगा, जो यह सिद्ध करता है कि उच्चतम न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायालय है और राज्यों के स्तर पर उच्चतम न्यायालय का कोई प्रावधान
नहीं है। यह भारत को संघ बनाता है। हालांकि यह कहा जाएगा कि स्वतंत्र न्यायपालिका या जिस रूप में न्यायतंत्र भारत में काम करता है वह भारत के परिसंघीय ढांचे का एक अनिवार्य अभिलक्षण है, लेकिन जिस तरह का प्रावधान अनुच्छेद 24 के खंड 1 में है उससे यह सिद्ध हो रहा है कि भारत एक संघ है। पहली बात तो यह लिखनी है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान क्या है। दूसरी बात यह है कि उच्चतम न्यायालय को हमने अभिलेख न्यायालय कहा है अनुच्छेद 129 में, जिसका अर्थ होता है कि हम उसके निर्णयों को भविष्य में संदर्भ के लिए सुरक्षित रखेंगे और उसे अवमान के लिए दंड देने की शक्ति होगी। इसके साथ साथ उसकी अधिकारिताएं, हमने कई अधिकारिताएं रखी हैं, आरंभिक, परामर्शी, रिट अधिकारिता और अपीलीय अधिकारिता। इसके अलावा विशेष इजाजत अपील का एक अलग से प्रावधान है और साथ साथ पूर्ण न्याय देने के लिए भी हमने उसे सशक्त किया है अनुच्छेद 142 के तहत, जिसका प्रयोग करके वह अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन करता है। राइट? यह समाज का संरक्षक है और संविधान का एकमात्र व्याख्याकार है, संविधान का संरक्षक भी है। अनुच्छेद 32 हो चाहे अनुच्छेद 13 का खंड 2 हो, न्यायिक पुनर्विलोकन करके वह संविधान की व्याख्या करता है, अपने रिटों के माध्यम से संविधान की व्याख्या कर सकता है। और जब भी कहीं विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्निहित है कहीं, तो उसकी व्याख्या करके वह हमें यह समझाता है कि संविधान के प्रावधान में क्या बात कही गई है। ऐसी बहुत सारी बातें उच्चतम न्यायालय के स्थान को सुनिश्चित करती हैं। संविधान में किस रूप में उच्चतम न्यायालय को रखा गया है, एक हेडिंग बनाइए, संविधान में उच्चतम न्यायालय का स्थान। देखिए, अनुच्छेद 124 खंड 1 में, अनुच्छेद 124 खंड 1 में भारत के लिए एक उच्चतम न्यायालय का उल्लेख है। भारत के लिए एक उच्चतम न्यायालय का उल्लेख है जिसका गठन मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीशों के साथ करने का प्रावधान है। संसद विधि द्वारा कार्यबोझ को देखते हुए न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकती है। कार्यबोझ को देखते हुए न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकती है। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या 34 है। पारा कर लीजिए, अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 1 को साथ पढ़ने से, अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 1 को साथ पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि संघ और राज्य दोनों के लिए ही, संघ और राज्य दोनों के लिए ही एक ही उच्चतम न्यायालय होगा, एक ही उच्चतम न्यायालय होगा। अर्थात राज्यों के स्तर पर उच्चतम न्यायालय का कोई प्रावधान नहीं होगा, राज्यों के स्तर पर उच्चतम न्यायालय का कोई प्रावधान नहीं होगा। इससे यह भी सिद्ध होता है कि उच्चतम न्यायालय भारत के न्यायतंत्र में
भारत के न्यायतंत्र में सर्वोच्च न्यायालय के रूप में स्थापित है, सर्वोच्च न्यायालय के रूप में स्थापित है। और यह प्रावधान भारत को अनिवार्य रूप से संघ बनाता है। यह प्रावधान भारत को अनिवार्य रूप से संघ बनाता है।